पास में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाला पार्ट, यस एग्जैक्टली, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का नंबर आ चुका है मेरे लाल, और यहां से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ऋतिक वेलकम बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए भैया, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपने पास में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था, उसके चार्ट बन चुके थे, पूरे हमारे पास में रिवीजन हो गया था, और उसके अलावा हमने अपने पास में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला भी कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। तो आज मुझे लगता है मुझे एक और इसके अंदर बनाना चाहिए अलग से नोट्स, ताकि तुम्हें बाद में वो मिल सके, ठीक है। ये पहले वाला पार्ट था, हमारे पास में पूरा चार्ट रेडी हो चुका है। तो आज का कंटेंट है हमारा गारंटी वाला पार्ट, तो मैं इसको यहीं से, एक सेकंड देना बेटा मुझे, एक बार इसके लिए अलग से नोटबुक बना लेते हैं ताकि हमें बाद में रेडी रहे। चलिए, तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास में, हमारे पास में कहाँ गया, एक सेकेंड। तो हेडिंग बनाओ बेटा, आज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बारी है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में 5 पार्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं, आपको 5 पार्ट पढ़ने होते हैं, आप जानते हैं कौन कौन से, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज, बेलमेंट, एजेंसी, ये 5 पार्ट हैं जिन्हें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा माना जाता है। और प्रैक्टिकली आप जानते हो, आपको पता होना चाहिए, लगातार एग्जामिनेशन में देखा जा रहा है कि भैया बेलमेंट वाला पार्ट, गारंटी वाला पार्ट, ये वो 2 पार्ट हैं जिनमें एग्जाम में, और एजेंसी वाला पार्ट, 3 पार्ट बोलूंगा, इनमें से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। यस, क्वेश्चंस आ रहे हैं इन पार्ट में से। ओके, ऑडिबल विजुअल, थैंक यू वेरी मच शिवाशी, वेलकम बेटा प्रशांत। हाँ जी, तो भाई लोगों, ये पार्ट में से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, और इसका मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की वेटेज एक तरीके से अगर आप नोटिस करोगे ना, एक्ट की जो वेटेज है उसमें इन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा रखी जा रही है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो उसी को कंसिडर करके आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कौन से वाला पार्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट, जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने पास में गारंटी वाले पार्ट से। रिमेंबर, इंडेमनिटी छोटा पार्ट है, पहले जल्दी कर लेंगे इसको तो हम, बट मैं माई पॉइंट इज इंडेमनिटी प्लस साथ में कराऊंगा, ये दोनों पार्ट हम साथ में पिक करेंगे, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट पिक करेंगे। हम करेंगे पहले अपने गारंटी, फिर हम करेंगे बेलमेंट, फिर हम करेंगे अपना एजेंसी वाला पार्ट। चले आइए, तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो बताओ भैया बताओ, हमें करना रिविजन, थोड़ा फास्ट में चलेंगे, आओ बात करते हैं। तो हेडिंग बनाओ और लिखो इसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं बेटा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में, हेडिंग बनाएंगे प्यारी सी। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने पास में गारंटी वाले पार्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, सुनना ध्यान से बात को, लिखते हैं इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं, किसे कहते हैं भाई गारंटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी। अब अक्सर ये वर्ड हम सुनते आ रहे हैं, बोलते हैं गारंटी मतलब हमने किसी के बिहाफ पर गारंटी दे दी। अब इसको लोग प्रैक्टिकल समझते हैं, रट्टा मारना बहुत हो गया, ठीक है, लो मैं सीख लिया, बात समझ लिया, पॉइंट प्रैक्टिकल समझते हैं, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले कि हाँ ये कब देखने को तुम्हें मिलने वाले आगे फ्यूचर में। गाइस, आज अगर एक बात बताओ, तुमसे पूछता हूं, अगर आज मैं किसी बैंक में जाता हूं, इमेज निकाल लेता हूं ताकि तुम्हें और क्लैरिटी कनेक्ट हो पाए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं, एक सेकेंड मैंने निकाला, गूगल पे लिख देता हूं, मैं बैंक के लोन लेना है, तो लोन फ्रॉम ए बैंक, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक, इमेज निकालो तुम लोगों के, ताकि तुम्हें कनेक्शन और बिल्टअप हो सके। लेट्स सपोज मैंने कहा कि जब मैं एक बैंक से लोन लेने जाऊंगा, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या होता है वहां पर। अगर मैं बैंक से लोन लेने गया तो बैंक मुझे लोन तो दे देगा, बहुत से और पैरामीटर होते हैं भाई कि आपका क्रेडिट रेटिंग कैसा, सब कुछ चेक करेगा, ठीक है, बट पॉइंट इज, मुझे बताओ, अगर मान लो मैं कहता हूं कि मेरे को घर के लोन लेना था, मुझे एक घर खरीदना है, तो मैं एक होम लोन लेने गया बैंक पे, प्लीज सुनना ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं, मैं एक होम लोन लेने गया, बैंक के लोन लेने गया बैंक के पास में, तो बैंक कौन है भैया, बैंक का क्रेडिटर, बैंक क्या बोलोगे, बैंक को हम नाम देंगे क्रेडिटर नाम देंगे। तो जो पर्सन लोन ले रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेटर, और यहां पर हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल डेटर। यहां कौन है, इज द वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। तो यहां पे 2 पार्टी तो क्लियर है भाई, एक तो लोन देने वाला और एक लोन लेने वाला, बट होता क्या है भाई, लोन देने वाले और लोन लेने वाले के बीच में एक पर्सन और होता है, जो बैंक कहता है मुझे क्या गारंटी है, मुझे क्या एश्योरिटी है कि कल को तुम्हें लोन दिया, तुम पैसा लेके भाग गए तो किसे कौन देगा पैसा। तो बेटा एक पर्सन और होता है जिसे हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में श्योरिटी, मतलब वो व्यक्ति जो हमारे बिहाफ पर, मतलब प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर बैंक को गारंटी देगा, वो पर्सन जो डेटर के बिहाफ पर कि अगर ये पैसा नहीं पे कर पाया तो आई विल पे द मनी, मैं पैसा पे कर दूंगा, उस व्यक्ति को बोलते हैं बेटा श्योरिटी, या हम नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मली क्या बोलते हैं, गारंटर बोलते हैं, रिमेंबर, बट लीगल लैंग्वेज में नाम क्या, इसका नाम है श्योरिटी। तो कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए। पहला पर्सन कौन हुआ, क्रेडिटर, लोन देने वाला, रिमेंबर, दूसरा हुआ जिसने लोन लिया, और तीसरा होगा जिस लोग की गारंटी दे रहा है। तो गाइस इसी के ऊपर पूरा पार्ट है हमारे पास में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी। तो गारंटी का मतलब रट्टा मत मारो, बी प्रैक्टिकल इन दिस। गारंटी मतलब भैया एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट,
एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पर्सन, कौन पर्सन, ये पर्सन, इसका नाम है चुन्नू हलवाई। नाम क्या है इसका, चुन्नू हलवाई। तो चुन्नू हलवाई ने, सुनना, चुन्नू हलवाई ने, डेटर का नाम क्या है, इसका नाम है बाहुबली। चुन्नू हलवाई ने बाहुबली जो लोन लेने गया था, बाहुबली के बिहाफ पर बैंक को गारंटी दिया कि अगर बाहुबली पैसा नहीं देता है तो इन दैट केस आई विल पे द मनी। तो एक बात याद रखना, समझ में क्या बोला सर, अगर बाहुबली मतलब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो डिफॉल्ट करेगा तो पे करूंगा भाई, अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया तो पैसा पे नहीं करूंगा। तो प्रैक्टिकली क्या निकला, द गारंटर जो ये पर्सन है ये है, इसी को बोला गया श्योरिटी। ठीक है, अब बात समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग क्या बना, ए प्रॉमिस मेड बाय द श्योरिटी, मेड बाय द गारंटर टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को श्योरिटी दे रहे हैं किसके बिहाफ पर, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर आई विल पे द मनी या आई परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। रिमेंबर नंबर 1। अब बात बताओ, मुझे बताओ, तो मुझे बताओ इसका मतलब जो ये टॉपिक पूरा है, द होल प्रोसेस, ये तीनों प्रोसेस क्या कह रहा है, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज, इसी को बोलते हैं बेटा गारंटी। द प्रोसेस इज टर्म्ड एज, इसी प्रोसेस को क्या नाम दोगे, इस प्रोसेस को तुम क्या नाम देते हो, इसी को बोलते हैं बेटा गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो एक बात बताओगे, पूछता हूं, रिप्लाई करना, गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं? क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बताना गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं। यस, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बताओ। तो फर्स्ट पार्ट तो ये तुम्हें आना चाहिए, बताइए मुझे। समर, इरफान, शिवाशीष, प्रशांत, ऋतिक, माज खान, बोलो बोलो बोलो। राधा रानी बेटा, यस। कुक विद एमी, यस। बोलो बोलो बोलो, बताइए मुझे। गारंटी वाले पार्ट में सर 3 लोग होते हैं, नाम ही दिख रहे तुम्हें, 3 लोग कौन कौन से हैं, देयर आर 3 पार्टीज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, एक को हम कहते हैं उधार देने वाला, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर, रिमेंबर। दूसरा होता है जिसको उधार दिया गया, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर। तीसरा व्यक्ति होता है जो कि उनके बिहाफ पर गारंटी दे रहा है, उसे बोलते हैं श्योरिटी, रिमेंबर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो अगर 3 पार्टीज हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे, बताओ बताओ। 3 लोग हैं तो कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ ना, टेल मी। 3 पार्टीज होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे भैया 3, यस, कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे 3। एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, क्रेडिटर और डेटर के बीच में, रिमेंबर। एक कॉन्ट्रैक्ट किसका, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट किसका, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में, यस, 3 लोग हैं। हाँ, तो चुन्नू हलवाई, बैंक, बाहुबली, 3 पार्टीज, एग्जैक्टली। तो वर्ड क्या है, तो लिखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गारंटी बेटा। तो गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, ए गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन यूज द वर्ड, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कहां गया ये वाला, एक सेकंड लिखो, कौन सा, ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी, वेयर वन पार्टी, एक सेकंड बेटा क्या हो रहा है, एक सेकंड रुकना। ए कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, लिखो, वेयर वन पार्टी, जहां पर एक व्यक्ति, जहां पर एक पार्टी, वेयर वन पार्टी, वेयर वन पार्टी, आज ही क्या हो रहा है इसको पता नहीं, व्हेन वेयर वन पार्टी क्या करती है, प्रॉमिस करती है, वन पार्टी प्रॉमिस टू पे ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ऑन बिहाफ ऑफ अनदर इन केस ऑफ डिफॉल्ट। याद रखना, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो ही। तो एक बात सीख लो यहां पर, कल को किसी के गारंटर बनते हो तुम लोग, जाके होता है ना, लोग कहते हैं भाई साइन कर दे मेरे बिहाफ पर, तो अगर आप किसी के लोन वगैरह में वहां पे साइन करते हो एज ए श्योरिटी गारंटर के रूप में, तो याद रखना अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हें पैसा चुकाना पड़ेगा लीगली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉइंट इज कॉल, ये वन पार्टी कौन है भैया, ये वन पार्टी है श्योरिटी, क्या नाम बोलूंगा, इसका नाम है, इसका नाम है श्योरिटी, रिमेंबर। जिसके बिहाफ पर पे कर रहे हो, बिहाफ पर कर रहा है वो कौन है, द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द पर्सन मेक ए प्रॉमिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं मेरे लाल, इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल डेटर, छोटे बोलते हैं पीडी। और जिसको दे रहे हो वो कौन है भैया, क्रेडिटर, रिमेंबर। तो ये 3 पार्ट है। अब बात समझते हैं इसके अंदर, हमने बोला अगला पार्ट तो बताइए कितने टाइप, कितनी पार्टीज हैं, तो देयर आर 3 पार्टीज। नंबर 1 हम भैया चार्ट में कर रहे हैं, ठीक है, आगे लिखते हैं। अगले कौन सा है, कितनी पार्टीज होंगी, तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग तो क्या है, दिखा देता हूं, सुनो ध्यान से, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट किया तो आई विल पे द अमाउंट। याद रखना ये रिटन ऑरल दोनों हो सकता है, रिमेंबर, ओके। अब बात करते हैं कितनी पार्टी है, 3 पार्टी, क्रेडिटर, श्योरिटी, डेटर, रिमेंबर। तो वही लिखते हैं हमारे पास में, देयर 3 पार्टीज गाइस। नंबर 1 इज, लिखो क्रेडिटर, जिसने लोन दिया, जिसने उधार दिया किसी को। दूसरा है नंबर 2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर।
एंड नंबर 3 इज कॉल्ड श्योरिटी, जो कि गारंटी दे रहा है। तो पूरी कहानी में एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पता है? श्योरिटी। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट्स ऑफ श्योरिटी, ड्यूटीज ऑफ श्योरिटी, रिमेंबर। तो 3 पार्टी ये हैं, ध्यान रहेगा। अब अगला पॉइंट, कितने कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? अभी 3 पार्टीज है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी कितने बनेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे भैया 3। किसके भी इसके बीच में बनेंगे? सर यस पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है बेटा, क्यों नहीं पूछ सकता। तो देयर पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने बनेंगे बीच में? तो देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, पहला कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? लिख लो भाई, अगर चार्ट तुम्हें रिवीजन नहीं कर रखा, रिवीजन कर लो इसको प्रॉपर तरीके से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। नंबर 1, द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा? द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन क्रेडिटर, जिसने उधार दिया मतलब बैंक और तुम, एंड प्रिंसिपल डेटर पीडी। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कौन किसके बीच में होगा? तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हम बोलेंगे किसके बीच में हुआ? सर हुआ क्रेडिटर के बीच में, जिसको आपने श्योरिटी दी है, एंड श्योरिटी। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड, द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच? जिसके बिहाफ पर आपने बोला, तो इन शॉर्ट श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। याद रहेगा, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं गारंटी वाले पार्ट के अंदर। चले, हाँ इरफान होता है प्रैक्टिकल प्ले, एग्जैक्टली। इरफान क्या लग रहा है बेटा, जो हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं इसके अंदर एग्जैक्टली एज इट इज ये एप्लीकेबल है भैया, देश में ऐसा चलता है, याद रखना, रिमेंबर। चले आगे आते हैं, तो तुम सीखोगे इस बारे में कि भैया अगर तुम गारंटी देते हो तो तुम पर कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, तुम पे केस हुआ तो क्या कर पाओगे, कब तुम अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज अपने आप को फ्री करना, कैसे फ्री करोगे। पता तुमको, हमारे देश में मेजोरिटी लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जब किसी के बिहाफ पर लोन लेने के टाइम पर उसको गारंटी देते हैं, तो वो खुद भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो चुके होते हैं। और काफी बार ऐसा देखा गया है कि भैया एक पर्सन ने लोन लिया, किसी ने गारंटी दी थी, जिसने लोन लिया तो भाग गया, डिफॉल्ट कर गया, अब बैंक ढूंढ रहे गारंटर को। और याद रखना, गारंटर भाई मेरे को पता नहीं था, यू कैन नॉट से, लो में आप बोल नहीं सकते मुझे पता नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट गारंटी का है तो यू विल ऑल्सो हेल्ड रिमेन लायबल, यू विल बी श्यूड, आपके ऊपर केस चल सकता है, लीगल एक्शन आप पे हो सकता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, अगर बचना हो क्या करना पड़ेगा, तो इसको डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी वाला पार्ट। ओके, आइए बात करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं भैया। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा मीनिंग, फिर आया कौन कौन से अग्रीमेंट होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब आता है वर्ड, व्हाट विल बी द कंसिडरेशन। एक बात बताओ, आज अगर मैं तुम्हारे बिहाफ पर बैंक को श्योरिटी देता हूं कि भैया इसने लोन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भाग भी गया तो मैं पैसे दे दूंगा, तो माई पॉइंट इज, है ना, हाँ हमारे यहाँ बिना सोच समझ एग्जैक्टली इरफान वही बोल रहा हूं मैं, लोग करते हैं, लोगों को पता ही नहीं है भाई। मुझे बात बताओ, ये जो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चलो एक बात समझ में आती है कि भाई चलो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कंसिडरेशन है, भाई लोन लिया है बदले में, रिमेंबर सिक्योरिटी वगैरह रखी है, ठीक है, समझ में आता है। सर क्रेडिटर और श्योरिटी जो उसके बिहाफ पर उसने उसको प्रॉमिस किया, क्रेडिटर और डेटर के बीच में, तो क्वेश्चन ही है व्हाट विल बी द कंसिडरेशन। अगर आज एक थर्ड पर्सन, मैं अगर किसी के बिहाफ पर श्योरिटी दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, तो मुझे और मेरे और क्रेडिटर के बीच में क्या कंसिडरेशन है, तो लोग कहता है भैया द कंसिडरेशन विल बी सेम, दैट विल बी सेम जो कि प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच में था। रिपीट कर रहा हूं, जो कंसिडरेशन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है, वही कंसिडरेशन आपका और क्रेडिटर का कहलाएगा। तो याद रखना, कंसिडरेशन वही रहता है। आई कैन यूज दी, लिख लो इसके बारे में, लिख लो इसके बारे में क्या है, व्हाट विल बी द कंसिडरेशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी में कौन सा है, तो लिखते हैं इन शॉर्ट वर्ड इज कॉल्ड कंसिडरेशन, क्या कहलाएगा। तो कंसिडरेशन क्या है कि याद करो, उसने लोन लिया था, उसे लोन चुकाना पड़ेगा, लोन नहीं चुकाएगा तो उसकी सिक्योरिटी जो उसका पेमेंट सामान रखा हुआ है, मोर्टगेज रखा हुआ है, वो उसे बैंक बेच सकता है। आप जानते हो बात, पता होगा। एग्जांपल नंबर 2 समझ लो ना, सोचो अगर ये होम लोन की कहानी नहीं होती, ये घर की कहानी, गाड़ी की कहानी होती है। हमारे देश में ज्यादा नहीं बोलूंगा, कम से कम 90% कारें जो गाड़ियां वगैरह होती है वो फाइनेंस होती है, लोन पे होती है। सुन लो, काम की बात बता रहा हूं मैं। हमारे देश में 90% गाड़ियां लोगों के पास में है, वो फाइनेंस पे है। यस है, इंडिया ऐसा ही है भैया। तो फाइनेंस पे होती है, लोन पे होती है, दैट मीन जहां पे आपको डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है, डाउन पेमेंट पे कर दिया, उसके बाद में आपकी बाकी पेमेंट जो है वो किस्तों में, इंस्टॉल ईएमआई में बढ़ जाएंगी। रिमेंबर, आपको हर मंथ ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो बैंक का लो, हमारे देश का एक्ट है, उसमें कहता है कि भैया अगर किसी की लोन की ईएमआई 3 ईएमआई, अगर 3 ईएमआई आपने लगातार पे नहीं करी है, तो उस केस में बैंक के पास में, क्रेडिटर के पास में अधिकार होता है कि वो पहले आपको नोटिस देगा,
और नोटिस देने के बाद में अपना पैसा नहीं पे करा तो याद रखना वहां पर आपकी वो असेट कहलाएगी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। दैट मींस बैंक आपके ऊपर एक्शन ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है और आपकी गाड़ी वो आपसे वापस ले सकता है और वापस लेके वो गाड़ी किसी और को बेच सकता है। राइट टू रीसेल वाला पार्ट, द सेम टॉपिक आता है अनपेड सेलर। ये राइट टू रीसेल का बेस्ट एग्जांपल है भैया। और चेक करना इंडिया के अंदर मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं है, ईएमआई पे गाड़ियां ले लेते हैं, ईएमआई भरते नहीं है, ईएमआई छूट जाती है और 3 ईएमआई निकलने के बाद में वो बैंक उन्हें नोटिस भेजता है, वो नोटिस को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद में वो लीगल एक्शन के अंडर में आते हैं और वहां पर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर पास करके पुलिस घर पे आती है, प्रॉपर्ली गाड़ी उठाते लेके जाते हैं और गाड़ी किसी को बेच देते हैं। दैट इज अ केस गाइस। इवन रीसेल में पहले ऑप्शन मिलता है, बट पॉइंट समझना क्या बोल रहा हूं, पॉइंट इस लोगों को पता ही नहीं है ना भाई, दिक्कत तो यहां पर है ना। तो पॉइंट यहां पर क्या निकल के आता है कि कंसिडरेशन क्या है भैया। नॉर्मली जो कंसिडरेशन, जो अधिकार किसके पास थे, जो अधिकार थे किसके पास में, क्रेडिटर के पास में, वही सेम अधिकार श्योरिटी के पास भी होते हैं जब श्योरिटी प्रिंसिपल लेटर के डिफॉल्ट होने पर पेमेंट कर देता है। और आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप लोगों ने रिप्लाई भी किया, एंड द आंसर इज सब्रोगेशन बोलते हैं इसको। सब्रोगेशन सिंपली मींस दैट जो राइट क्रेडिटर के पास थे अब क्रेडिटर के जूतों में आपके पैर आ चुके हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब अगर आपने क्रेडिटर को लोन चुका दिया तो प्रिंसिपल लेटर के अगेंस्ट में जो राइट क्रेडिटर के थे पहले वो राइट अब आपके बन जाते हैं। तो दैट विल बी द कंसिडरेशन गाइस। यस, हाँ जी, हाँ इरफान उसी का पार्ट बोल रहा हूं, मोटिवेशन का पार्ट है। तो क्या बोला, कंसिडरेशन क्या है, द सेम कंसिडरेशन। कौन सा, इट विल बी सेम, द सेम कंसिडरेशन, इट विल बी सेम, जो किसके बीच में था, सेम ऑफ क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो प्रिंसिपल डेटर के बीच में जो कंसिडरेशन होता है कि अगर उसने पैसा नहीं पे किया प्रॉपर्टी बेच सकता है उसकी, तो बेटा सेम कंसिडरेशन क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में भी होता है। द सेम विल बी इन, किसमें होता है, कंसिडरेशन विल बी सेम फॉर किसके लिए, बोला इट विल बी सेम फॉर, आई कैन यूज द वर्ड इक्वल्स टू क्रेडिटर, इट इक्वल्स टू श्योरिटी, इक्वल्स टू श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। तो इस लिखने का मतलब मेरा ये हुआ कि जो इनका अधिकार था, कंसिडरेशन था, वही इसके बीच में रहता है। डन है गाइस, आगे आता हूं। अब आया वर्ड हमारे पास में, नेक्स्ट वन इज कॉल कि भैया श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है। टेल मी गाइस, व्हाट आर द लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी। अभी सीखा आपने सेक्शन नंबर 127 जो बात कर कंसिडरेशन के बारे में। 128 कहता है भैया व्हाट इज द लायबिलिटी। आज एक बात बताओ, अगर आज तुम किसी के बिहाफ पर गारंटी दे रहे हो तो क्या तुम्हारी लायबिलिटी भी है। हाँ, लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी है को एक्सटेंसिव, कहूं या बोलूं सेकेंडरी। इन मींस कहने का मतलब भाई पहली लायबिलिटी किसकी बनती है, आज किसी ने लोन लिया, अगर तुमने लोन लिया बैंक से, मैंने श्योरिटी दी है, तो फर्स्ट लायबिलिटी तुम्हारी बनती है। रिमेंबर कि भाई एज ए प्रिंसिपल डेटर यू हैव टू पे द अमाउंट, यू हैव टू रिपे द अमाउंट, यू हैव टू पे द लोन। रिमेंबर, तुमने नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो मतलब याद रखना श्योरिटी की लायबिलिटी कौन सी है, इट इज सेकेंडरी लायबिलिटी। दूसरा इट इज को एक्सटेंसिव, दैट मींस आप नहीं दोगे तो मैं पे करूंगा। ओके, इसके बाद में बोला सर लायबिलिटी किसकी बात करें, जब उसके बाद प्रिंसिपल डेटर नहीं पेगा तब पे करेगा। तो पॉइंट समझते हैं, लिखते हैं इस बारे में। तो आगे लिखते हैं, नेक्स्ट वन इज कॉल, ये होगी बात कंसिडरेशन की। रिमेंबर, तो पहले था कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से थे लिख लेते हैं इसके बारे में। वन इज कॉल, हेडिंग लिख लो, नंबर डाल लो, पार्ट इज कौन सी, इट इज कॉल्ड नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, नंबर 2, नंबर 3 इज कॉल्ड कंसिडरेशन, नंबर 4 पे आते हैं। थोड़ा मैं अभी रिवीजन पार्ट में करा रहा हूं, इसलिए थोड़ा इस तरीके से करवा रहा हूं, ठीक है, क्लास में लिखवाया था इस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, तो फोर्थ वन इज कॉल गाइस, आगे बात करते हैं। फोर्थ क्या आया, फोर्थ आया कि बताओ लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटीज ऑफ श्योरिटी। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी क्या है, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अभी तो पढ़ोगे, इसके बारे में टॉपिक बढ़ाने वाला है कि श्योरिटी की ड्यूटीज क्या है, श्योरिटी क्या कर पाएगा, डिस्चार्ज कब होगा, डिस्चार्ज कब नहीं होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, ठीक है, बात करेंगे। तो बताओ लायबिलिटी कौन सी है, वो लायबिलिटी इज को एक्सटेंसिव। द फर्स्ट वर्ड इज कॉल्ड, इट इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव का मतलब होता है अगर प्रिंसिपल लेटर पे नहीं करेगा तो ही लायबिलिटी आपको ऊपर आएगी। इन शॉर्ट एक बात बताओ, पूछता हूं, बताना मुझे, अगर प्रिंसिपल लेटर ने अपना पैसा चुका दिया, अगर प्रिंसिपल लेटर ने अपना लोन चुका दिया, हाँ समझ बैठो, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल लेटर ने अपना लोन चुका दिया गाइस, टेल यू प्लीज टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी, तो क्या उस केस में भी श्योरिटी लायबल होगा। टेल मी गाइस, बोलो 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 बोलो, आंसर इज नो। इट मींस को एक्सटेंसिव मतलब बता, इसका मतलब ओनली इफ प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स, अगर वो डिफॉल्ट करता है तभी तुम्हारी लायबिलिटी है, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं बनती, यू विल बी डिस्चार्ज, आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या बोला, पूछा जाएगा भाई प्राइमरी लायबिलिटी सेकेंडरी लायबिलिटी, तो आंसर है सर श्योरिटी इज हैविंग, श्योरिटी की लायबिलिटी कहते हैं द श्योरिटी लायबिलिटी इज सेकेंडरी, तो को एक्सटेंसिव एंड
सेकेंडरी इज द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी, इट इज सेकेंडरी लाइबिलिटी। क्लियर है भैया, डन है। आगे आता हूं, अब बात करते हैं गारंटी कितने टाइप की होती है। द वन इज कॉल्ड गारंटी कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप के बारे में। हो गया 3 एंड दिस इज वन इज कॉल्ड 4, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब आता हूं फिफ्थ के ऊपर। तो फिफ्थ वन इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ गारंटी। मेक इट चार्ट, मेक इट चार्ट। तो वर्ड आया टाइप्स ऑफ गारंटी, टाइप्स ऑफ गारंटी। तो हम यहां पर पढ़ते हैं बेटा अपने पास दो टाइप की गारंटी, और इसमें एक टॉपिक बड़ा प्यारा है और इंपॉर्टेंट है गाइस, जिसको लोग ना मोस्टली अवॉइड करते हैं, अवॉइड नहीं करना ध्यान रखना। कौन सा है? दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। और इस पे भी मैंने आपसे कल अपने व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछा, ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं। बताओ टाइप्स कितनी है? बोले टाइप है दो। देयर टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड गाइस सिंपल गारंटी, वन इज कॉल्ड सिंपल गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी, सेकंड इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। तो there are two types of guarantee guys. One is called क्या बोलते हैं? सिंपल। सेकंड इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल का मतलब एक लोन के लिए अगर आप किसी एक लोन के लिए गारंटी दे रहे हो, एक सिंगल लोन डेट के लिए गारंटी दे रहे हो, दैट गारंटी इज टर्म्ड एज सिंगल सिंपल गारंटी। बट अगर आप एक से ज्यादा लोन के लिए गारंटी दे रहे हो, रिमेंबर दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं, ठीक है। आओ बात करते हैं। तो वर्ड समझने क्या लिखा हो, पढ़ना रीडिंग कर लो पहले इसके बारे में, तो ये क्लियर है क्या? आगे आता हूं। तो वन इज कॉल्ड सिंपल या स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं। तो पहला वर्ड बोलता है भैया गारंटी इज गिवन फॉर ए सिंगल स्पेसिफिक डेट। एक सिंगल लोन के लिए आप जब गारंटी देते हो दैट इज कॉल्ड सिंगल गारंटी बोलते हैं। दूसरा उसके बाद में और लिखा हुआ है स्पेसिफिक गारंटी वंस गिवन इज रिवोकेबल, इररिवोकेबल। ध्यान रखना, सिंपल एक सिंगल लोन के लिए गारंटी दिया, ये रिवोक नहीं कर सकते, इस गारंटी को आप वापस नहीं ले सकते। ये बात ध्यान रखना, लीगल टेक्निकल पॉइंट है। नंबर टू, गारंटी कौन सी? विच एक्सटेंड्स टू सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब सीरीज ऑफ लोन। एक से ज्यादा लोन के लिए गारंटी दे रहे हो उसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। तो बड़ा है एश्योरिटी लायबिलिटी कंटिन्यू अंटिल रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। यस, कंटिन्यूइंग गारंटी में आप अपने कुछ पार्ट के लिए अपने कुछ पार्ट को रिवोक कर सकते हो, लेकिन सिंगल में आपको अलाउड नहीं होता। आगे आता हूं। कंटिन्यूइंग गारंटी में भी गिवन फॉर ए पार्ट ऑफ एंटायर डेट और फॉर एंटायर डेट सब्जेक्ट टू लिमिट। या तो आप पूरे लोन के लिए दे सकते हो या फिर पूरे लोन में किसी एक हिस्से के लिए। एग्जाम्पल मुझे बताओ, सुनना ध्यान से बात को, एक बार बता रहा, सोचना ध्यान से। नीरव मोदी ने जो लोन लिया था, विजय माल्या ने जो लोन लिया था, तुम्हें क्या लगता है वहां गारंटर नहीं होंगे? होंगे सर, गारंटर तो होंगे, है ना। और सुन लो, अगर आज मैं मान लो मैं 100 करोड़ रुपए का लोन लेता हूं बैंक से, मेरा बिजनेस है, 100 करोड़ का लोन ले रहा हूं, तो क्या 100 करोड़ के लोन में बैंक सिर्फ एक पर्सन गारंटी लेगा? नहीं, वो एक से ज्यादा लोगों की गारंटी लेगा। एंड वो एक से ज्यादा लोग जिन्होंने गारंटी दी है, कलेक्टिव गारंटी दी है, उन्हें बोलते हैं बेटा को गारंटर्स। रिमेंबर, बोलते हैं ना मेरे पास में को श्योरिटीज बोलते हैं शॉर्ट में। रिमेंबर, एक से ज्यादा श्योरिटी। तो मतलब क्या हुआ, अगर 100 करोड़ का लोन है तो 20 करोड़ की गारंटी मैं दे रहा हूं, 20 की कोई और दे रहा है, 20 की कोई और दे रहा है। तो ऐसे करके मतलब 20 की गारंटी इसने दी है, तो मतलब क्या है मतलब वही हुआ, इसे बोलते हैं एक से ज्यादा लोन के लिए गारंटी देना। और वो लोग क्या कहलाएंगे? तो लो पर्सन टर्म डेट कुछ बोलते हैं, को श्योरिटीज बोलते हैं। रिमेंबर, तो एक बात समझ में आती है कि सिंपल गारंटी मतलब एक लोन के लिए, कंटिन्यूइंग मतलब एक से ज्यादा डेट के लिए। तो सिंपल गारंटी के अंदर या स्पेसिफिक गारंटी के अंदर आप अपनी गारंटी को रिवोक नहीं कर सकते। रिमेंबर, डेथ हो गई बात अलग है, तो आप फ्री हो गए, डिस्चार्ज हो गए, बट पॉइंट इज रिवोकेशन नहीं हो सकता। सेम कंटिन्यूइंग गारंटी में रिवोकेशन है अगर आपने एक से लोन की गारंटी दे रखी है तो। ठीक है, तो बात करते हैं। तो वर्ड बोला, आप पढ़ते हैं। नंबर वन इज कॉल्ड इट इज फॉर, मतलब किसके लिए होता है? इट इज फॉर स्पेसिफिक डेट, फॉर ए लिख लो, इट इज फॉर ए स्पेसिफिक डेट, फॉर ए स्पेसिफिक डेट। किसी एक डेट के लिए अगर आपने गारंटी दी है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सिंपल गारंटी। और इसके केस में क्या है? राइट दिस वर्ड ऑल्सो ना गाइस, साथ में लिख लो, इट इज इरिवोकेबल। इसे आप रिवोक नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिवोक्ड, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। यस, इट कैन नॉट बी रिवोक्ड। दिया ही क्यों था तुमने? ठीक है, डेथ हो गई अलग चीज है, आपने क्रेडिटर को बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया, अलग चीज है, बट पॉइंट इज रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है। तो पॉइंट आता है कंटिन्यूइंग में क्या है? बोला कंटिन्यूइंग में भैया कहानी है फॉर मोर देन वन डेट, इट इज फॉर दी मोर देन, या फॉर लिख लो, इट इज फॉर मोर देन वन डेट या वन ट्रांजेक्शन। एक मोर देन वन डेट, एक से ज्यादा लोन के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप गारंटी देते हो, दैट इज योर कंटिन्यूइंग गारंटी,
दैट इज योर कंटिन्यूइंग गारंटी गाइस, ठीक है। ओके, आगे आते हैं। और यहां पर याद रखना, इट मे बी, देखो कंटिन्यू मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यस इट मे बी फॉर द एंटायर लोन और इट मे बी पार्ट ऑफ द लोन हो। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं कि पूरे लोन के लिए दिया। एग्जाम्पल मुझे बताओ, तुम 10 लाख का लोन ले रहे हो, रिमेंबर 10 लाख का एक ले रहे हो और 15 लाख का एक ले रहे हो, 25 लाख का लोन ले रहे हो, तो मैंने बोला दोनों में गारंटर में बन गया तुम्हारा, तो पॉइंट इज कॉल्ड, इट बोलते हैं कंटिन्यूइंग गारंटी। एक से डेट के लिए मैं श्योरिटी तुम्हें दे रहा हूं, बट पॉइंट नंबर 2 इज, हो सकता है कि मैंने सिर्फ एक लोन की तुम्हें गारंटी दी हो, तो वो बोलता है पार्ट ऑफ लोन। तो पॉइंट आया मे बी फॉर, यू कैन यूज द वर्ड इट मे बी फॉर एंटायर लोन। हो सकता है आपने जितने लोन में जितनी भी ट्रांजेक्शन थी सबके लिए गारंटी लिया, और इट मे बी फॉर दी ए पार्ट ऑफ लोन, या और ए पार्ट ऑफ लोन, ए पार्ट ऑफ डेट, या आपने सिर्फ और एक डेट के हिस्से के लिए गारंटी ली है। तो यस ये इसमें पॉसिबिलिटी है, बट सिंपल में अलाउड नहीं है। ये गारंटी कंटिन्यूइंग में रिवोक हो सकती है, इट मे बी रिवोक। यू कैन ऑल्सो राइट दी वर्ड, लिख सकते हैं इसके बारे में, यस इट मे बी रिवोक्ड। ये क्या हो सकती है, इससे अंदर आप रिवोक कर सकते हो, इट मे बी रिवोक्ड। वर्ड मे बी है, ये नहीं कि रिवोक होगा ही होगा, इट मे बी रिवोक्ड, ठीक है। क्लियर है गाइस? तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट, नंबर 2 इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ गारंटी वाला पार्ट। तो पार्ट नंबर बना 5th, 5 नंबर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस? देखो लो, टॉपिक्स है एक चार्ट में बनाओ ताकि तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए रिवीजन के टाइम पर, फास्ट के अंदर, ठीक है। ओके, हाँ सिंगल ट्रांजेक्शन बोलते हैं एग्जैक्टली बेटा। चले आगे बेटा, आगे आता हूं। 1 is 2 3 4 5 6, आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल, बोलता है भैया अब आते हैं आगे। अब आया जो बोला था मैंने कि लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी सिंपल सी बात है भैया, लिमिटेड अप टू दी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ऑब्वियस एक सिंगल लोन के लिए सिंगल ट्रांजेक्शन है, बट अगर आपने कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए दी है तो इंश्योर जब तक आप अपनी ट्रांजेक्शन विड्रॉ नहीं कर लेते हैं या जितने के लिए गारंटी दी है उन सब के लिए लायबल होते हो, कॉमन सी बात है। ओके, आगे आता है। अब आया पॉइंट, अगर आप कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करना चाहते हो तो रिवोकेशन करने का क्या तरीका है, हाउ ए पर्सन, हाउ ए श्योरिटी कैन रिवोक हिज कंटिन्यूइंग गारंटी। मतलब इन शॉर्ट, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब भैया कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए अगर आपको रिवोक करना है तो देयर 2 मोड बोला ना। पहला मोड क्या है, या तो क्रेडिटर को बता दो भाई कि मैं इसके बिहाफ पर पैसा नहीं पे करने वाला, लोन चल रहा है उनका, ठीक है, आपने उसे इन्फॉर्म कर दिया, अग्रीमेंट कर लिया मैं उसका पेमेंट नहीं करने वाला, यू कैन बी रिवोक, नंबर 1। नंबर 2 इज कॉल, नंबर 2 डेथ हो गई, तो अगर मर ही गया बंदा तो बोलता है मर ही गया तो क्या करोगे भैया, रिमेंबर पर्सन नहीं रहा, क्या करोगे, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट समझना क्या बोल रहा है, पहला बाय नेचर ऑफ रिवोकेशन मतलब कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बाय बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू क्रेडिटर। मतलब इन शॉर्ट द फर्स्ट मोड बाय रिवोकेशन इज नोटिस दे दो किसको, क्रेडिटर को, इन्फॉर्म कर दो उसको। नंबर टू इज कॉल्ड डेथ। डेथ मतलब बंदा ही मर गया, तो क्या बोलेंगे, अगर बोला डेथ ऑफ द श्योरिटी रिजल्ट इन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन, हाउएवर श्योरिटी एस्टेट रिमेंस लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन। याद रखना, ये नहीं है कि आपने पहले कुछ काम किया था, पहले कोई बेनिफिट लिया था उसके लिए नहीं है, नो, आपकी आगे फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए आप फ्री हो जाओगे। जिस दिन मरे उसके बाद जितने भी बचे हुए थे डेट उनके लिए लायबल नहीं हो, बट उससे पहले जो थी उसके लिए आपकी एस्टेट लायबल होती है। तो लिखते हैं द 2 मोड, 1 इज कॉल, पहले लिखते हैं इसमें लिखते हैं नंबर 5 या नंबर 6 टॉपिक डालते हैं, हेडिंग लाते हैं, इट इज नंबर 6। नंबर 6, द नंबर 6 इज, मेक ए हेडिंग गाइस, लिखो revocation, the modes of revocation. You can use the word revocation of continuing guarantee. एक से ज्यादा लोगों की गारंटी दी है तो उस केस में क्या होगा, the modes of continuing guarantee, revocation का तरीका क्या है। तो बोलता है भैया there are 2 modes, one is called notice to the, the 2 modes, one is called notice to the creditor, second is death. तो फर्स्ट इज कॉल्ड नंबर 1 नोटिस टू दी क्रेडिटर। क्रेडिटर को इन्फॉर्म कर दो भैया नहीं है पैसा हमारे पास में, मैं नहीं दे रहा इसके बिहाफ पर पैसा, ये तो चोर आदमी है, रिमेंबर नंबर 1। नंबर 2 इज कॉल्ड, नंबर टू इज इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डेथ। तो यहां पर डेथ वाले केस में जो प्रोविजन टेक्निकल है वो ये है कि डेथ से पहले डेथ से बाद। तो देयर 2 पॉइंट्स गाइस, नंबर 1 इज कॉल्ड बिफोर आफ्टर डेथ, लिख लो इसके बारे में भी। तो बिफोर डेथ के लिए क्या और आफ्टर डेथ क्या है। तो आफ्टर डेथ वाले पार्ट में क्या है, कौन सा सर, उसकी एस्टेट लायबल नहीं होती है। तो बिफोर में क्या था, बिफोर में था एस्टेट विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो लिखेंगे सर द एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ श्योरिटी
ऑफ श्योरिटी विल बी हेल्ड लायबल। आपकी श्योरिटी लायबल होती है, एसेट लायबल होती है, बट इसमें क्या बोला सर, फ्यूचर ट्रांजेक्शंस से क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाते हैं। रिमेंबर देयर इज नो, यू कैन यूज द वर्ड नो लायबिलिटी फॉर फ्यूचर डेट्स, फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन या डेट्स। मरने के बाद जो बच गया, कुछ नहीं है उसके लिए, वो पैसा जाना नहीं है उसके बाद में, वो फ्री हो चुका है। ठीक है, क्लियर है गाइस? तो संपत्ति लायबल होती है आपके मरने से पहले वाले पार्ट के लिए। जाने आ गया हूं? यस, ओके, यहां तक क्लियर है गाइस? बोलो, स्पीड ठीक चल रही है? बोलो ना, लाइक को थोड़ा फास्ट करना है इस पार्ट को हमें। प्रशांत, समर, ऋतिक, इरफान, यस, के कूल विद एमी, यस, ठीक है, चलो राधा रानी, यस बेटा, आगे बढ़े। तो था रिवोकेशन वाला पार्ट, आगे आता हूं। आगे आया, अब आया वर्ड है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, एंड राइट ऑन इट गाइस, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्री होना। डिस्चार्ज ऑलवेज मीन्स फ्री, डिस्चार्ज ऑलवेज मीन्स फ्री। व्हेन द वर्ड इज कॉल्ड डिस्चार्ज मतलब फ्री हो गया, आप फ्री हो चुके हो। फ्री मतलब किससे, बताओ ना। अगर व्हेन समबडी इज राइटिंग द वर्ड डिस्चार्ज, आपने पढ़ा था प्रॉब्लम का डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आपकी ऑब्लिगेशन से फ्री हो गए। सेम तो यहां पर भी है भाई, श्योरिटी का भी तो कॉन्ट्रैक्ट है, याद करो ना। डिस्चार्ज व्हाट, किससे डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब यू आर फ्री। फ्री किससे, श्योरिटी किससे फ्री होता है, श्योरिटी ने कहते कॉन्ट्रैक्ट, याद करो। श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट है एक क्रेडिटर के साथ में कि पैसा दूंगा, रिमेंबर। और प्रिंसिपल लेटर वाला पार्ट याद है कि तेरे लिए दूंगा, किसको दूंगा पैसा, इसको दूंगा, किसके लिए दूंगा, इसके लिए दूंगा। तो भैया इसका मतलब लीगली श्योरिटी वाले पार्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन है। बोला हाँ है ना, यस। अगर आपने पैसा पे नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट करने, गारंटी देने के बाद भी, तो लीगली आप बाउंड हो, आपको लीगली क्रेडिटर खींच लेगा कोर्ट के अंदर। बट द पॉइंट डिस्चार्ज का मतलब यू आर फ्री। तो ऐसे कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर श्योरिटी फ्री हो जाता है अपनी इस लीगल ऑब्लिगेशन से, आओ बात करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं, लिखते हैं, इस बारे में हेडिंग लिखते हैं। तो बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, 6 और 7 इसी लिख देते हैं, ठीक है। ओके 7 इज कॉल्ड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज मतलब फ्री हो गए, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी मतलब श्योरिटी कब और किस केस में फ्री हो जाएगा। तो यू कैन यूज द वर्ड, ऑल्सो यू कैन राइज द वर्ड, इट इज मीन्स फ्री फ्रॉम लीगल ऑब्लिगेशन। अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से किस दिन फ्री हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट में बांधी हुई थी। तो बात करते हैं भैया कौन कौन से मोड्स हैं। एक बात बताओ, अगर क्रेडिटर ने और प्रिंसिपल डेटर ने, मतलब बैंक ने और जो डेटर था उसने आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को वेरी कर लिया। एक सेकंड बेटा, क्या हो रहा है, एक सेकंड। ई का हुआ, कैसे हुआ, कहीं चेक करना, ठीक है ना। ओके ऋतिक, इरफान, समर, एमी, चेक करो बेटा। शांत, अब ठीक है ना, ओके चले, ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी मतलब फ्री फ्रॉम हिज रेस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन। श्योरिटी तो लायबिलिटी थी ना भैया कि पैसा पे करेगा, हाँ करेगा, अब उससे फ्री कब होगा। एक बात बताओ मुझे, जिसने लोन लिया और जिसने लोन दिया, अगर उन दोनों ने बैठ के आपस में अपनी खिचड़ी पका ली,
खिचड़ी ये पका ली कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान लो उन्होंने टाइम चेंज कर लिया, या उसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट था उसको उनके अंदर उस टर्म्स को वेरी कर दिया, बदलाव कर दिया बिना श्योरिटी से पूछे। एक बात बताओ, आज तुमने लोन लिया था बैंक से और मैंने तुम्हारे बिहाफ पर गारंटी दी थी। बेटा सुनो ध्यान से बात को, टेल मी गाइस, सोच के देखो, अगर तुम और बैंक मिलके आपस में अपने कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारा बीच में था तुम उसके टर्म्स को अगर चेंज कर लेते हो, वेरी मतलब चेंज वेरिएशन कर लेते हो और मुझसे पूछते भी नहीं, तो बताओ बेटा क्या मैं अब भी लायबल हूं? तो लोग कहते हैं नहीं भैया। तो in case of variation of the terms of a contract by the creditor and the principal debtor without the consent of the surety, the surety will be discharged। याद रहेगी बात, पहली बात क्लियर है? क्लियर है? आगे लिखते हैं, अब बात समझते हैं। तो पहला क्या बोला सर? नंबर 1 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। पर नंबर समझते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड पहला डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएशन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएशन का बोला विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, वेरिएशन बट विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी की सहमति ली नहीं आपने, कंसेंट ऑफ श्योरिटी। तो यू कैन यूज द वर्ड फर्स्ट लिखते हैं। तो पहला प्रोविजन कौन सा हमारे सामने? पहला प्रोविजन लिखते हैं। नंबर 1 इज कॉल्ड, एक सेकेंड, नंबर 1 इज कॉल्ड, लिखो इसके बारे में। फर्स्ट लिखते हैं इन केस ऑफ वेरिएशन, इन केस ऑफ वेरिएशन इन टर्म, वेरिएशन मतलब तो चेंज को बोलते हैं। इन केस ऑफ वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर टर्म मतलब क्या? टर्म्स का मतलब ये है बेटा कि टाइम बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्रेडिटर और डेटर ने डिसाइड किया कि भैया थोड़ा समय बढ़ा दो मेरा लोन का, चाहे इंटरेस्ट मुझसे 2% एक्स्ट्रा ले लो, और प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने डिसाइड करके फाइनलाइज कर लिया, जबकि श्योरिटी को बताया भी नहीं। मैंने तो इस बात पे एग्री किया था कि मैं तुम्हारा लोन के ऊपर जो 12.5% का इंटरेस्ट है वो भर दूंगा, बट तुम तो 15% करवा के आ गए, तुम्हें तो पता भी नहीं चल रहा। तो क्या मैं रेडी होऊंगा इस चीज के? मैं बिल्कुल रेडी नहीं होने वाला इस चीज के। तो पॉइंट समझता है, वेरिएशन द कॉन्ट्रैक्ट लिखो कैसे, बट पॉइंट क्या है? विदाउट द कंसेंट। तो क्या बोलूंगा? इफ विदाउट द कंसेंट, अगर कंसेंट नहीं लिया, इफ विदाउट द कंसेंट या इंफॉर्मेशन, द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी को पता ही नहीं था, तो उस केस में क्या है भैया? लिखो द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। इन दैट केस द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। तो वहां क्या हो जाता है? श्योरिटी इज डिस्चार्ज, श्योरिटी इज डिस्चार्ज, वो फ्री हो जाएगा। बट इसका उल्टा क्या बनेगा? इसका उल्टा बताना मुझे एक बार। अगर श्योरिटी को पता हो तो फिर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। अगर इसी पार्ट में श्योरिटी को पता होता, इसी पार्ट में श्योरिटी के पास इंफॉर्मेशन होती कि कॉन्ट्रैक्ट वेरी हो रहा है, पता होता, कंसेंट लिया गया, तब क्या होता? तब फ्री था? नो, तब वो फ्री नहीं था, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे आता हूं। अगला पॉइंट कौन सा? नंबर 2 अगला है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मुझे बताओ, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया लायबिलिटी से कि कोई बात नहीं, श्योरिटी है ना, उससे ले लूंगा मैं। टेल मी गाइस, अगर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया जाए, प्रिंसिपल डेटर को फ्री कर दिया जाए, तो क्या उस केस में श्योरिटी लायबल होगा? नो, आप पढ़ चुके हो, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी है। द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव, सेकेंडरी लायबिलिटी है। अगर प्रिंसिपल डेटर लायबल है तो मैं भी लायबल नहीं हूं भैया, मेरे को भी नहीं पता, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट क्या है? नंबर 2 इज कॉल्ड इन केस, कौन सा नंबर 2? नंबर 2 इज बोला, क्या बोला? बोला इफ क्रेडिटर, जो लोन देने वाला बैंकर था, क्रेडिटर डिस्चार्जेस प्रिंसिपल डेटर, अगर उसने प्रिंसिपल डेटर को आजाद कर दिया कि जा पंछी उड़ जा तोते, है ना, तोता उड़ गया तो मैना रुकेगी क्या? नहीं, मैना भी जाएगी। तो बोला अगर वो उड़ गया तो बोले क्या बोलोगे? सर द श्योरिटी विल ऑल्सो बी डिस्चार्ज। तो श्योरिटी की लायबिलिटी भैया कोएक्सटेंसिव है, याद है ना? तो श्योरिटी विल ऑल्सो डिस्चार्ज। कोई पूछे क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो यू कैन यूज द वर्ड, आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि सर क्योंकि बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज कोएक्सटेंसिव। आप जानते हैं बिकॉज हिज लायबिलिटी इज सेकेंडरी। तो फर्स्ट वाला फ्री तो मैं भी फ्री भैया, उसने पे नहीं किया मैं भी पे नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है। अपन भी फ्री, तुम भी फ्री। ठीक है भैया, क्लियर है? आगे आता हूं। अगला थर्ड पे आता हूं, इसमें लिखते हैं तीसरा है कौन सा, तो मैं क्या हेडिंग है? थर्ड। नंबर 1 नंबर 2 तो हो गया, ठीक है। अब आता है नंबर 3 के ऊपर। तो नंबर 3 है पढ़ना,
अगला बताओ, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड विद गिव्स टाइम टू और अग्रीज नॉट टू श्यू प्रिंसिपल। बताना मुझे, अगर क्रेडिटर ने बोला प्रिंसिपल डेटर को मैं तेरे पे केस नहीं डालूंगा, भैया बात बताओ, आज कहीं ना कहीं एक बड़ा अधिकार है, सुनना सुनना क्या बोलने वाला हूं, अगर प्रिंसिपल डेटर ने लोन नहीं चुकाया तो बैंक मतलब क्रेडिटर जो है वो उस पर केस फाइल कर सकता है, और जरूरी नहीं बैंक की लिख क्या होगा ना, बैंक की वजह से कोई पर्सन भी हो सकता है। एग्जांपल मतलब मैंने तुमको लोन दिया होता, मैंने तुम्हें लोन दिया, रिमेंबर तुम्हारे ब्याह पर किसी और ने गारंटी दी होती, तो रिक्वायरमेंट बैंक होगा, तो यहां पर मैं कौन हूं, क्रेडिटर, तुम कौन हो बेटा, प्रिंसिपल डेटर, जिसने श्योरिटी दी वो कौन है, वो है श्योरिटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट बैंक की लिखना है हमेशा, देयर विल बी पर्सन, कोई पर्सन भी हो सकता है जो लोन, पॉइंट क्या है, लोन देने वाला पर्सन बोलना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ओके, पॉइंट समझना। तो बताना मुझे, अगर प्रिंसिपल डेटर ने, क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर का को ये प्रॉमिस किया, अग्रीमेंट कर लिया कि वो उस पर केस फाइल नहीं करेगा, आज श्योरिटी क्यों निश्चिंत है, श्योरिटी इस बात से निश्चिंत है कि कल को मान लो मैं इसके बिहाफ पर पैसा पे कर भी दूंगा, सुनना, गारंटर इसलिए श्योर होता है कि कल को अगर मैं इसके बिहाफ पर, डेटर के बिहाफ पर पेमेंट कर भी दूंगा तो भी लॉ ने मुझे अधिकार दिया कि मैं उस पर केस डाल सकता हूं डेटर के ऊपर और उससे अपना पैसा ले सकता हूं, यह अधिकार दिया हुआ है। बट अगर यह अधिकार क्रेडिटर ने अपने हाथों से खत्म कर दिया, जब क्योंकि आप पढ़ चुके हो कंसिडरेशन वही है जो इसका और इसका और इसका इसका, सिंपल सी बात बना, क्या बोल रहा हूं, जो कंसिडरेशन क्रेडिटर और डेटर के बीच में है वही मिलता है श्योरिटी को, ठीक है। तो अगर क्रेडिटर ने खत्म कर दिया ये राइट तो उसका राइट खत्म हो गया ना, हो गया, तो ऐसे केस में क्या हो, लायबल है वो, बताना मुझे, व्हाट डू यू थिंक, वो लायबल बनेगा, आंसर इज नो। और समझ लो ना, अगर बैंक से तुमने लोन लिया था, मैंने तुम्हारी श्योरिटी दी थी, बैंक ने तुमसे अग्रीमेंट किया कि वो तुम पर केस फाइल नहीं करेगा तुम पैसा नहीं दोगे, तो सोचो ध्यान से बात को, तो इसका मतलब बैंक का तो तुम पे जो राइट था वो हट गया, खत्म कर लिया उसने, तो मेरे पे राइट खत्म हो गया ना भाई ऑटोमेटिक, सिंपल, क्योंकि मेरे पास राइट कौन सा है, मेरे पास वही राइट है जो क्रेडिटर के पास राइट बनता है, रिमेंबर। तो इसका मतलब मैं भी लायबल नहीं हूं, तो रिपीट कर रहा हूं, नंबर कोई क्या, अगर वो अग्री कर ले, टाइम बढ़ा दे, या आप अगर नॉट टू श्यू केस डालूंगा, उस केस में क्या है, आई विल बी ऑल्सो फ्री, मैं भी फ्री, मैं भी फ्री। तो नंबर 3 कॉल, नंबर 3 थर्ड केस कौन सा है, द थर्ड केस इज इफ क्रेडिटर agrees not to sue, अगर क्रेडिटर क्या करेगा, अग्री कर लिया, अग्रीज नॉट टू श्यू, कि केस नहीं डालेगा, नॉट टू श्यू, वो केस नहीं फाइल करेगा, भैया केस डालना ही तो एकमात्र उपाय है हमारे पास लोग के अंदर, नॉट टू श्यू द प्रिंसिपल डेटर, कि वो प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस नहीं डालेगा, तो भैया हमें कहाँ मिलेगा, हम झुंझुना बन जाए बैठ के कोने में, बोला नहीं सर, तो क्या करूं भैया, आई एम ऑल्सो फ्री, लोग कहता भैया तुम भी फ्री हो फिर, रिमेंबर, तो लिखो द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, इन दैट केस ऑल्सो द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया, फ्री हो गया लायबिलिटी से, क्लियर है भैया, डन 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 डन, बोले 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 बोलो, क्लियर है, आगे आता हूं, अगला कौन सा, अगला नेक्स्ट इज कॉल, ये तो हमारा कौन सा लायबिलिटी बनती है, अब डिस्चार्ज कहां पे, अब आया वो कौन कौन से केसेस है जहां पर डिस्चार्ज नहीं होता, तो एक बात और लिख लो, इस बारे में बता रहा हूं, एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, ये पार्ट तो हो गया, इसके बारे में एक सेकेंड, डन, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम लिखते हैं अपना ये हो गया कौन सा, 7th इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग विल बी, मेक ए न्यू हेडिंग गाइस, ठीक है, दोज केसेस जहां पर डिस्चार्ज नहीं होंगे, रिमेंबर द केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, मेक ए हेडिंग, केसेस कौन सा था ये, 7th था ना, 8th लिखते हैं इसके बारे में, द 8th हेडिंग विल बी केसेस where surety is not discharged, where surety is not discharged, श्योरिटी किन हिस्सों में डिस्चार्ज नहीं होता, तो ये था कौन सा डिस्चार्ज होगा। अब बात करते हैं कब डिस्चार्ज नहीं होगा, कब तुम फ्री नहीं हो, तुम्हारी लायबिलिटी बनती है तो बनती है, ठीक है, लिखे पढ़े, आओ बात करते हैं, चलिए। और गाइस तुम पूरे चेक करो ना, लाइको तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, अब देखो फास्ट क्लास, इसके खत्म होने के बाद तुम्हें मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगी मैक्सिमम इस पूरे पार्ट को रिवाइज करने में, फास्ट रिवीजन। देखो ध्यान से, हमने पूरे पार्ट को चेन में डिवाइड किया चार्ट के अंदर, नंबर 1 टाइप के मीनिंग क्या होता है, फिर पार्टीज कौन कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से बनेंगे, कंसिडरेशन का हिस्सा कौन सा है, लायबिलिटी वाला पार्ट किसका बनता है, टाइप कौन सी है गारंटी की, उसमें क्या क्या होने वाला है, रिमेंबर उसका रिवोकेशन कौन कौन से केस में हो सकता है, डिस्चार्ज वाला पार्ट कहाँ पे होता है, किस में डिस्चार्ज होगा, कब डिस्चार्ज नहीं होगा, तो एक पूरी चेन बन गई। और ये चार्ट बुक का बहुत बेस्ट फायदा तुम्हारे लिए ध्यान रखना,
बेस्ट तरीका है, ठीक है, ओके। आओ, और लिखने से क्या हो रहा है सर, आप तो इसको रिवाइज ऐसे भी करवा देते हैं, ऐसे कर करके जो हम करते हैं कि लो हो गया रिवाइज ऐसे करके, वेरी इजी फॉर मी ने, बट इजी तो है, बट क्या तुम्हारे हाथ से प्रोविजन लिखे जाते हैं? नहीं। शॉर्ट में प्रोविजन लिखना भी लो याद हो जाता है भाई, ध्यान रखना। तुम्हें पहले याद नहीं था, कम याद था, तुमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी पढ़ के आओ, फ्रेश पढ़ के आओ, नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे पढ़ के आए और फिर इसको बना रहे हैं उन्हें इंस्टेंट याद होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे अभी देख रहे हैं और बाद में जाके सेल्फ रीडिंग करेंगे, पढ़ के देखेंगे, उन्हें भी याद होगा। 2 तरीके याद करने के, बट मैंडेटरी है लिखना। लिखना लो याद करवाता है भाई, लो लिखे बिना नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। दीवारों पर लिख दो तो इसको, लिख के बिना लो याद नहीं होता, सच में याद नहीं होता भाई, ठीक है, ओके। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज कॉल्ड केसेस वेयर श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। वो कौन कौन से केसेस जहां पर श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो, तो श्योरिटी डिस्चार्ज मतलब श्योरिटी लायबल रहेगा। तो बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे श्योरिटी ने किए होंगे जहां उसे लायबल, जहां उसे फ्री नहीं कर रहे हो, बोला हाँ उसे फ्री नहीं कर रहे, तो इसको स्टार टॉपिक, स्टार टॉपिक, तारे बनाओ पो प्यारे से। आओ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड गाइस, क्या बोलते हैं, पढ़ना। कह रहा भैया श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू मेड टाइम में, किसके लिए, कि भैया अग्रीमेंट विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर, वेयर कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर इज मेड बाय द क्रेडिटर विद थर्ड पर्सन। अगर तुम्हारे बैंकर ने, क्रेडिटर ने थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमसे डेटर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, डेटर को पता भी नहीं है, याद करो, डेटर को पता है तो लायबिलिटी है, बट अगर थर्ड पर्सन से अग्रीमेंट करके अगर क्या किया, अगर टाइम एनहेंस कर दिया, इन शॉर्ट सिंपली भैया इट मे बी श्योरिटी। तो श्योरिटी के पास कंसेंट था, उसे इंफॉर्मेशन दी और आपने टाइम बढ़वा दिया, तो लायबल नहीं हो, फ्री नहीं हो भैया। तो पॉइंट समझना, लिखो कब बेटा, नंबर वन an agreement made with the creditor, number 1 it is number 1, बोलो if creditor क्या करूंगा, creditor extends the time period of debt, कैसे किया, बोला by making an agreement with third person, an agreement with surety। अगर श्योरिटी के साथ अग्रीमेंट कर लिया, थर्ड पर्सन अग्रीमेंट कर लिया, तो उस केस में क्या है भैया, उस केस में आप डिस्चार्ज नहीं हो, क्योंकि आपको पता है ना, इसका मतलब आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप कैसे फ्री हो जाओगे, फ्री नहीं होने वाले, ठीक है। आगे आता हूं, तो सिंपल सी बात भैया, अगर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन थी तो कैसे फ्री कर दूं तुमको, नो आइडिया, ठीक है। आगे आते हैं, चलो अगला, क्रेडिटर फॉरबियरेंस में डिले टू श्यू नो डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। अगर मान लो तो केस नहीं डालूंगा, इज डिफरेंट थिंग, कि मैं प्रिंसिपल पर केस नहीं डालूंगा, ठीक है, बात डिफरेंट हो गई, बट केस डालने में डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, प्रोसेस में टाइम लग रहा है, तो क्या डिले इन फाइलिंग इज शूट बाय द क्रेडिटर ऑन प्रिंसिपल लेटर, क्या ये भी लायबल, ये भी यहां से फ्री हो जाएगा? आंसर इज नो, यू आर नॉट फ्री, ध्यान रखना। तो डिले इन फाइलिंग शूट इज डिफरेंट टर्म, नॉट फाइलिंग शूट इज डिफरेंट टर्म। मैं बोलूं नहीं डालूंगा केस इज डिफरेंट, डालूंगा बट डिले हो रहा है इज डिफरेंट। तो पॉइंट क्या है, अगर डिले हो रहा है तो भैया फ्री नहीं हो। नंबर 2 इज कॉल्ड, नंबर टू कौन सा है, बोला भैया इफ क्रेडिटर इज डिलेड, if creditor is delaying in filing suit, अगर केस डालने में डिले कर रहा है अगेंस्ट कौन सा, अगेंस्ट दी डेटर, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, अगर डिले हो रहा है केस डालने में तो आप फ्री नहीं हो भैया, नहीं हो। केस नहीं डालना है, हमें फ्री था कि नहीं डालूंगा, अग्रीमेंट कर लिया, फ्री हो, यहां फ्री नहीं हो, ध्यान रखना। चल ध्यान रखना, श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ओके आगे आते हैं, अगला बोला रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। बताओ ना, तुम अगर जिसने श्योरिटी दी थी, एक से ज्यादा लोगों ने गारंटी दी थी, सोचो, मान लो मैं कहता हूं तुमने लोन लिया था, तो मैंने, ऋतिक ने, इरफान ने, समर ने, रिमेंबर, प्रशांत ने,
रिमेंबर उसके बाद में समर ने, राधा, सब ने, जितने लोग दिख रहे हैं, इन सब ने क्या की थी, गारंटी दी थी। तो हु दे आर, इन्हें क्या बोलोगे, इन्हें बोलते हैं को श्योरिटीज। तो मुझे बताओ, अगर कोई एक को श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाती है, क्या तुम भी फ्री हो जाओगे क्या? नो, रिलीजिंग ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर को श्योरिटीज, ये ध्यान रखना। तो पॉइंट क्या है सर, लिख लो, पढ़ना है क्या, पढ़ लो। वेयर देयर आर को श्योरिटीज रिलीज बाय द क्रेडिटर और बाय वन ऑफ देम डज नॉट डिस्चार्ज द अदर, नीदर डज इट फ्री द श्योरिटी टू सो रिलीज फ्रॉम द रिस्पांसिबिलिटी टू द अदर श्योरिटी। इन शॉर्ट कहने का मतलब भैया आप फ्री नहीं होने वाले। तो लिख लो, नंबर 3 इज कॉल्ड रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट रिलीज द अदर श्योरिटी। तो बोलेंगे रिलीज मतलब डिस्चार्ज, यू कैन यूज द वर्ड डिस्चार्ज आल्सो ना, ठीक है। तो आई कैन यूज द डिस्चार्ज of one co-surety, discharge of one co-surety by the creditor, उस केस में क्या है, क्या आप भी फ्री हो? आंसर इज नो। तो लिखो कैन नॉट डिस्चार्ज, इट कैन नॉट डिस्चार्ज अदर को-श्योरिटीज, इट कैन नॉट डिस्चार्ज अदर को-श्योरिटीज। तो ऐसे केस में बाकी को श्योरिटी डिस्चार्ज फ्री नहीं होती है बेटा, दे विल बी नॉट डिस्चार्ज, ठीक है। एग्जांपल देखिए बताऊं भाई, मान लो हम में से, मान लो मैं फ्रॉड था, बैंक को चला बाद में, भैया तो खुद चोर है, तो उसने बोला भैया इसको हटाओ, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो मतलब मुझे फ्री कर दिया। कि तुम भी फ्री हो गए क्या? फिर नहीं फ्री हुए, अदर को श्योरिटी भी रिमेन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। याद रहेगी बात, क्लियर? आगे आता है डन है, आगे आता है। अगला कौन सा है, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कौन सा अगला पढ़ो, अगला कौन सा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी ऑफ क्रेडिटर्स एक्ट ऑन ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी। मतलब इन शॉर्ट एक बात बताओ, आज कहीं ना कहीं तुम्हारे पास, तुम्हें किस बात की सांत्वना है? सर एग्जांपल, मान लो तुमने बैंक से लोन लिया, मैंने तुम्हारी श्योरिटी दी थी, आज मुझे क्या शांति है कि कल को मान लो मैं इसके बिहाफ पर पैसा चुका भी दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, तो इसकी जो जो बेनिफिट्स हैं, इसकी कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज है मान लो बैंक के पास है, वो किसको मिलेगी? मेरे को मिलेगी। जो बेनिफिट बैंक को मिलते, किसको मिलेंगे? वो राइट मुझे मिल जाएंगे। माय क्वेश्चन इज गाइस, अगर सिंपल सी बात, अगर बैंक ने वो राइट खत्म कर दिए तो मैं डिस्चार्ज, बट अगर बैंक ने राइट नहीं खत्म किए तो आई विल नॉट डिस्चार्ज। तो पॉइंट समझना, पढ़ना। इफ द क्रेडिटर डज एनी एक्ट व्हिच इज कंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ द श्योरिटी, आप अगर ऐसा कोई भी काम करते हो, कोई भी काम मतलब आपने टाइम बढ़ा दिया, ऊपर गया हो, टाइम इंक्रीज कर दिया उसका बिना कंसेंट लिए, कॉन्ट्रैक्ट वेरिएशन कर दिया, इंटरेस्ट चेंज कर दिया, रिमेंबर, तो बोला ओमिट टू डू एनी एक्ट व्हिच इज ड्यूटी ऑफ द श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू। मतलब इंश्योर जो उसकी ड्यूटी थी भैया, एज ए श्योरिटी बनते रहा, रिमेंबर ड्यूटी बनती थी। कॉमन सी बात, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था, ऑब्लिगेशन थी, आप उसे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो जाओगे क्या? आप फ्री नहीं होने वाले। पढ़ना क्या है, एंड इवेंचुअली रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इंपेयर्ड विद द श्योरिटी डिस्चार्ज। ये कौन सा पॉइंट है भैया? सिंपल सी बात बताओ मुझे, अगर कोई ऐसा पार्ट हुआ, तो दो के समझने का, इसके दो पॉइंट बनते हैं। एक पार्ट है कब डिस्चार्ज हो रहा हूं, कब डिस्चार्ज नहीं हो रहा हूं। अगर सिंपल सी बात, अगर मुझे जो अधिकार मिलते हैं डेटर के अगेंस्ट में, अगर पेमेंट करता हूं उसके बिहाफ पर, तब अगर आपने वो राइट ही खत्म कर दिए, एग्जांपल के लिए मान लो आपने वो असेट रिलीज कर दी, असेट फ्री कर दी जो बैंक ने रखी थी डेटर के अपने पास मॉर्टगेज के रूप में, तो मेरे को क्या मिलेगा? हैं छनछना टन टन कर झुना दूंगा ऐसा करके? नो भैया, मैं क्यों दूंगा पैसा फिर उसके बिहाफ पर? समझ रहे हो, मैं भी डिस्चार्ज हो गया। रिमेंबर, तो अगर डेटर की पेमेंट कर रहा हूं, आपके पास कुछ है ही नहीं, बेनिफिट लेने का अधिकार ही नहीं है, तो उस केस में मैं भी फ्री हो चुका हूं। तो पॉइंट क्या समझना, इसको बोलते हैं वेल श्योर, क्या बोलते हैं श्योरिटी ऑफ क्रेडिटर एक्ट करने का, इसको बोलते हैं इंपेयर्ड। यू कैन यूज द वर्ड, इसी का पार्ट है ये, किसका ये तक पार्ट था, ठीक है। अब इसका पार्ट लिखते हैं, 3 का 4 लिखते हैं इसके नीचे। अगला है 4th, इसी का हिस्सा बेटा, ये वाला इसका हिस्सा देखा रखना। 4th इज कॉल्ड, इसका पार्ट है ये, तो लिखो 4th वन इज बोले इंपेयरिंग राइट्स, वेयर creditor impaired राइट्स ऑफ श्योरिटी। आपने श्योरिटी के राइट्स खत्म करने की ट्राई किया, कोशिश किया, ऐसा कुछ भी हुआ जहां उसके अधिकार खत्म हो रहे हैं जो उसको मिलने चाहिए बाद में, तो उस केस में क्या है, ही विल बी डिस्चार्ज। तो वो डिस्चार्ज है, तो बोलेंगे श्योरिटी इज डिस्चार्ज, ठीक है। ये पार्ट बीच में छोटा पार्ट आया था, अलग कौन सा डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट डिस्चार्ज वाला पार्ट चल रहा है, आगे आता हूं। अगला कौन सा है, अगला कौन सा, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। भैया जो असेट तुम्हारे पास में मॉर्टगेज रखी थी, क्रेडिटर के पास में जो संपत्ति मॉर्टगेज रखी थी डेटर की,
वो लॉस हो गई, बताओ, डिस्ट्रॉय हो गई, टेल मी गाइस, क्या करूं, क्या करूं? मैं पैसा दूंगा उसके बिहाफ पे? जब श्योरिटी को कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों देगा पैसा उसके बिहाफ पर? क्यों देगा? तो पॉइंट समझना, द क्रेडिटर पार्ट्स विद लॉसेस एंड सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ गारंटी विदाउट कंसर्ट श्योरिटी, श्योरिटी से कंसर्ट लिए बिना तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कितना? जिस लिमिट तक वैल्यू थी सिक्योरिटी की, उस लिमिट तक, ठीक है। अब बात करते हैं, तो पॉइंट समझना, कब बोला? इफ इन केस ऑफ नंबर 4, नंबर 5 लिखते हैं इसके अंदर, नंबर 5, नंबर 5 इज नंबर 5, ये था फोर्थ, नंबर 5 लिखते हैं, कब डिस्चार्ज हो जाएगा? बोला इन केस ऑफ लॉस ऑफ सिक्योरिटीज, इन केस ऑफ लॉस ऑफ सिक्योरिटीज, लॉस ऑफ सिक्योरिटी या लॉस ऑफ मॉर्टगेज बोल सकता हूं मैं। रिमेंबर, जो असेट थी जो कि डेटर ने दी थी क्रेडिटर को एज ए सिक्योरिटी के बेस के ऊपर, या रखी थी उसके पास में श्योरिटी की सेफ्टी के बेसिस पर, अब वही खत्म हो गई, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं भी फ्री हो गया ना, मैं मतलब श्योरिटी फ्री हो गया, नहीं हो गया? ऑब्वियस, तो लिखो श्योरिटी इज डिस्चार्ज, देन श्योरिटी विल ऑल्सो डिस्चार्ज, श्योरिटी हो जाएगा बेटा डिस्चार्ज, क्लियर है? वो भी डिस्चार्ज हो गया, डन 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 डन। चले आगे बढ़े, ओके। डेटर टू लायबल रहेगा ना? हाँ इरफान, वो तो लायबिलिटी थी ना उसकी, उस केस में ध्यान रखना, डेटर लायबल है। अगर तुम डिस्चार्ज हो गए डेटर, एक बार बता ऑब्वियस इरफान, तुमने लोन लिया, बैंक छोड़ देगा? कोई बात नहीं, छोटी भाग गया, ये भी भाग जाए, ऐसा? नो नो, लंबा खींच लेगा कोर्ट में, ध्यान रखना, और खींचता है। आज मेजोरिटी केसेस चलते होते हैं देश के अंदर, ध्यान रखना। मैंने बोला ना 90% गाड़ियां, बाइक्स वगैरह लोग खरीदते हैं, वो कैश नहीं खरीदते, लोन पे खरीदते हैं। एंड द बिगेस्ट पार्ट, जो पर्सन गारंटी दे रहा है वहां पर लोन के बीच में, वो गारंटर है, और उसके ऊपर लायबिलिटी बनती है, रखना, राइट्स भी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। आगे आता हूं, अगला कौन सा? ठीक है, ये वाला पार्ट कर लो यहाँ पे, बाकी बात में करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो अब हमारा एक पार्ट होगा अगली क्लास के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे अपने पास में राइट्स ऑफ श्योरिटी वाला पार्ट, ओके, और ये खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, बस राइट्स वाला पार्ट। और अगली क्लास में राइट के साथ हम करने वाले हैं, साथ में करेंगे राइट्स प्लस एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा? बेलमेंट। इन द नेक्स्ट सेशन विल बी कंटिन्यू विद द गारंटी विद बेलमेंट पार्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, एक शॉर्ट सेशन हुआ, लंबा सेशन नहीं हुआ हमारे पास में, और हमारा पार्ट खत्म हो गया, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, गाना गाओ, जाओ, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच। हाँ समर, इम्पेयर्ड सिंपली मतलब जो राइट्स तुम्हारे बनते थे वो राइट मैंने खत्म कर दिए। रिमेंबर, खत्म मतलब सिंपल सी पता मुझे समर, अगर जो अधिकार मेरे पास में थे, मेरे मतलब किसी के बैंकर के क्रेडिटर के पास थे डेटर के अगेंस्ट में, रिमेंबर, क्योंकि वही अधिकार मुझे मिलते हैं। अब बताना, याद कर, सुना समर, उसके साथ अग्रीमेंट करना, केस नहीं डालूंगा, उससे अग्रीमेंट करना कि तेरे टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट को वेरी कर दूंगा, ये क्या है? इट इज कॉल्ड इंपेयरिंग राइट्स। रिमेंबर कि श्योरिटी के जो राइट्स है वो इंपेयर हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं, क्लियर है? ओके, ठीक है। हाँ परसों मिलेंगे ना? यस, हाँ, ओके, यस, परसों क्या है? कल 30, हाँ, ओके, हाँ परसों तो हाँ 31 है, लाइक, हाँ चलो ठीक है, सी यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ओ टाटा, सी यू अगेन। कब मिलेंगे नैन? परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।